तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर एग्ज़ाम्स स्टडी। और जैसा आपको पता ही है, आपने पिछला सेशन देखा हो हमारा हिंदी वाला। तो उसमें हमने जो हमारी भाषा वन होती है हिंदी में, उससे हमने 20 प्रश्न किए थे प्रीवियस ईयर वाले, जो हमारा सी टेट जनवरी 2021 में जो हुआ था वो। और अभी उसमें हमारे फर्स्ट सेट में ही 10 प्रश्न और बचे हुए हैं, तो आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। सहज अभिव्यक्ति है, आलंकारिक भाषा है, भाषा की संरचना है, व्याकरण संबद्ध भाषा है। तो जब भी आप हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो इस बात पे देना है कि बच्चा जो है वो जो बात है उसे सही तरीके से बता पा रहा है या नहीं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर, यानी कि सहज अभिव्यक्ति। यानी जो बच्चा है वो अपनी बात को अच्छी तरीके से समझा पा रहा है, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि अच्छी तरीके से समझा पा रहा है तो फिर सारी चीज़ें अपने आप ही हो जाती हैं। ठीक है। उसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 112 यानी 112 प्रश्न नंबर है हमारा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण या फिर रोचक कहानी। तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें पढ़ना सिखाना है भाई, लिखना थोड़ी ना सिखाना है। यदि लिखने की बात होती तो हम अक्षर ज्ञान पे जाते, ठीक है। बोलने की बात होती तो शुद्ध उच्चारण पे जाते, वर्णमाला सिखाते। लेकिन यहाँ पे पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ना हम किसे सिखाएंगे? उन्हें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देंगे। इन छोटे बच्चों को जो स्टोरीज़ होती हैं वो पढ़ना बहुत पसंद होता है और उससे ही वो अच्छी तरीके से सीख जाते हैं। तो इसमें आपका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, रोचक कहानी यानी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। प्रश्न नंबर है हमारा 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को प्रथम लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है। तो क्या चीज़ दर्शाता है? अज्ञानता दर्शाता है, स्ववर्तनी, या फिर नियंत्रित लेखन, या फिर लापरवाही। देखिए, बच्चे को हम लापरवाह तो बोल ही नहीं सकते हैं सीटेट के अंदर, ठीक है। बच्चे को हम सीटेट में लापरवाह नहीं बता सकते हैं। उसके बाद में स्ववर्तनी, यदि स्ववर्तनी होती तो फिर तो अपनी मातृभाषा में लिखती वो, और नियंत्रित लेखन होता तो फिर तो सही होता सारा, फिर मिस्टेक ही नहीं होती। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी अज्ञानता, यानी उसे सही से नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। उसके बाद में प्रश्न नंबर 114 है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है? स्किनर, पियाजे, वायरोस्की या फिर चॉम्स्की। तो हम सभी जानते हैं, आपने शायद पढ़ा हो कि जो सबसे ज़्यादा जो सोशल लर्निंग के बारे में जो सबसे ज़्यादा जो विस्तार से बताया वो दिया है वायरोस्की ने। इनकी एक थ्योरी भी है, इसका नाम है SCL, यानी सोशल कल्चरल लर्निंग। और इसमें सही आंसर हमारा वही हो जाएगा, थर्ड आंसर, वायरोस्की इसका सही आंसर है। ठीक है, सॉरी, ये सही आंसर है हमारा थर्ड वाला। इसके बाद में जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 115, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिकता यानी किसी व्यक्ति को 2 भाषाएं बोलनी आती हैं, तो उसका किस चीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज़ से ज़्यादा संबंध होता है? व्यवसाय से, विद्वता से, साहित्य से, या फिर वैज्ञानिक से। तो देखिए, जहाँ पे भाषा की बात हो रही है तो वैज्ञानिक के साथ तो हम जाएंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे और ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवसाय दिया हुआ है, भाषा से और व्यवसाय की उपलब्धियों से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। साहित्य की बात होती तो सिर्फ एक ही भाषा होती, जैसे हिंदी साहित्य वाला हिंदी में ही निपुण होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बचा वो बचा हमारा विद्वत। तो इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन ही सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो व्याकरण नियम, या फिर व्याकरण ज्ञान, या फिर भाषा ज्ञान, या फिर भाषा प्रयोग। तो जब भी आप प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो ये देखिए कि बच्चा जो है वो भाषा का यूज़ कर पाता है या नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है वो हमें देना है भाषा प्रयोग पर, और यही हमारा सही आंसर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 117, सॉरी नीचे है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? तो किस चीज़ पर बल देता है? उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर, धारा प्रवाह की तीव्रता, या फिर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो
ओरली जब हम बात करते हैं तो हमारे जो विचार हैं वो क्रम में आते जाते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा दूसरा हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में वो हमसे बोल रहा है हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं, अनुभव महसूस भी करते हैं, चिंतन विचरण, या फिर सोचते और महसूस। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते हैं। देखिए सोचना और विचार, जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में उसने बोला है सोचते और विचार, तो सोचना विचार तो एक ही बात है। अनुभव महसूस भी एक ही बात है। चिंतन और विचरण, विचरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, चिंतन होता है। लेकिन यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है चौथा वाला, यानी सोचते और महसूस। हम भाषा के माध्यम से सोचते भी हैं और महसूस भी करते हैं, तो सही आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। तो व्याकरण सीखने से नाता ना टूटे, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा, या फिर व्याकरण रटने से। देखिए रटने जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, हम उस पर बल नहीं देते हैं, ठीक है। भाषा की परिभाषा से नाता ना टूटे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। व्याकरण सीखना मेन उद्देश्य नहीं है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। यानी बच्चे को लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है वो मेन चीज़ है, वो आना चाहिए। प्रश्न नंबर 120 है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ये सरल होता है, रंगीन चित्रों वाला होता है, भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। देखिए ऑप्शन तो यहाँ पे सारे ही सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन सी-टेट में हम बेस्ट ऑप्शन के साथ जाते हैं, और बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यानी बाल साहित्य में भाषा के बारे में हम भिन्न भिन्न तरीके से देख सकते हैं, और जिससे बच्चे जो हैं आसानी से सीख जाते हैं। ये थे हमारे जो भाषा वन हिंदी होती है। देखिए जिन्होंने सी-टेट एग्ज़ाम दिया उन्हें पता है कि हमारी दो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज फ़र्स्ट और सेकंड। वहाँ पे हमें चुनना होता है कि हम लैंग्वेज फ़र्स्ट में किसे ले रहे हैं, सेकंड में किसे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी भाषा वन हिंदी थी, अभी हम भाषा 2 हिंदी पे जाने वाले हैं। तो ये हमारी भाषा 2 हिंदी है, जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में हिंदी चुना हो। यहाँ पे भी हमारे 30 प्रश्न हैं, अभी हमने 10 पढ़ लिए हैं, 10 और पढ़ने वाले हैं, बाकी के 20 हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रीवियस ईयर जो है वो पूरा हो जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे इन्होंने फिर से वही अनुच्छेद दिया हुआ है जैसे वहाँ पे दिया हुआ था, और इसमें से हमसे कुछ प्रश्न पूछे 121 से 128। तो इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है, किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ है। इसे आप पढ़ लेना, ठीक है, धीरे से आप इसे पढ़ लेना। बाकी प्रश्न की तरफ आते हैं। इनमें से जो प्रश्न दिए हुए हैं ना, उनके आंसर आपको इसी पैराग्राफ में से ढूंढने होते हैं। जैसे छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन, या फिर वीर पुरुष। अभी देखिए यदि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको आंसर नज़र आ जाएगा। ये रहा हमारा आंसर कि छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती हैं। तो दैनिक जीवन से संबंधित बात हो रही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3, यानी छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय जो है वो दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। प्रश्न नंबर 122 देखिए, बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो इसका आंसर उन्होंने पूछा सरल है, जटिल है, लंबे हैं, या मज़ेदार। तो आंसर देखिए हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये रहा। इस लाइन में बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चौथा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4, बच्चों को मज़ेदार शब्द दोहराना अच्छा लगता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 123, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, यानी रिवीजन का क्या महत्व होता है। बच्चे को याद हो जाता है, घटनाएं याद हो जाती हैं, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, या फिर लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ये रहा। पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो भी सीखने में। तो पढ़ने में प्रवीणता यानी पढ़ने में कुशलता आती है बच्चे के अंदर, तो आंसर नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 124, पुस्तक चुनते समय क्रम महत्वपूर्ण यानी लीस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो विषय, सामग्री, आयु वर्ग या कीमत। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि किताब का विषय, पहली लाइन में उन्होंने दिया हुआ है किताब का विषय और सामग्री
उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। यानी विषय, सामग्री और आयु तीनों इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं है हमारा प्राइस, यानी कीमत इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 125, छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है छोटे? तो देखिए, आपने विशेषण पढ़े होंगे, तो हमारे जो विशेषण होते हैं उनमें कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं गुणवाचक है, सार्वनामिक है, परिमाणवाचक है या फिर संख्यावाचक है। तो देखिए, गुणवाचक तो वो होता है जहाँ पे किसी के गुण के बारे में हो, जैसे ईमानदार व्यक्ति, तो ईमानदार है तो ये गुणवाचक में हो जाएगा। अब सार्वनामिक होता है जो सर्वनाम के साथ लिया जाता है। परिमाणवाचक में किसी वस्तु को नाप तोल रहे हैं, और संख्यावाचक 1 2 3 इस तरह से। तो यहाँ पे छोटे बच्चे, बच्चे के साथ छोटे आ रहा है तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक हो जाएगा हमारा। आंसर नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, आंसर नंबर 2 हमारा सही है। छोटे जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम के साथ आएगा। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है तो क्या होगा? पुनः प्लस रावृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति या फिर पुनरा प्लस वृत्ति। आपने पढ़ाया होगा, सही आंसर है हमारा पुनः प्लस आवृत्ति। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो कारक भी आपने पढ़े हैं, के लिए, की से, ये सब कारक में आते हैं, लेकिन और नहीं आता है, तो और ही इसमें आंसर है, क्योंकि पूछा ही उसने नहीं है। प्रश्न नंबर 128, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर होना चाहिए? आयु वर्ग के आधार पर होना चाहिए, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता या फिर कीमत। देखिए, कीमत के बारे में तो पहले भी नहीं है, उपलब्धता है नहीं है, उससे भी हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए तो चाहिए पुस्तक। नैतिक शिक्षा बात की बात है, लेकिन पहले सबसे ज़्यादा मेन क्या है? उम्र, यानी आयु वर्ग के आधार पे हमारी पुस्तक होनी चाहिए। बच्चा छोटा है उसके हिसाब से, बड़ा है तो उसके हिसाब से होनी चाहिए। अब इन्होंने फिर से हमें दूसरा अनुच्छेद दे दिया चिनार वृक्ष के बारे में। चिनार वृक्ष सामान्यतः इस तरह से, यहाँ पे पूरा इन्होंने अनुच्छेद दिया हुआ है, ये आप पढ़ लेना। बाकी हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो इसमें से प्रश्न पूछा है हमारा 129, चिनार का तना होता है, कैसा होता है चिनार का तना? तो यहाँ पे हमारा आंसर मिल जाएगा हमें ढूंढने से। यहाँ पे देखिए, ये दिया हुआ है इस लाइन में, चिनार का तना जो होता है सुंदर और आकर्षक, पर इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा महसूस होता है। तो आंसर नंबर है हमारा इसमें दूसरा आंसर सही। सोचना नहीं है, जल्दी से ढूंढना है पेपर में टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा होता है, और क्वेश्चंस हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट मिलती हैं, पर मिनट के हिसाब से हमें क्वेश्चन देखना होता है। तो जो हमारे आसान है वहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लेना, ताकि हमारे जो थोड़े हार्ड प्रश्न आते हैं वहाँ पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, और हमारा जो पेपर है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है। प्रश्न नंबर 130 देखिए, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? गर्मी, बरसात, बसंत या सर्दी में? तो देखिए, आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने कि अपनी जो छाल का जो रंग होता है वो ये बदलता है छाल झड़ती नहीं है। और अब हाँ जी, यहाँ पे दिया हुआ है शरद ऋतु में, ये रहा, शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है। तो शरद का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, शरद का मतलब होता है सर्दी, यानी सर्दी में बदलता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 131, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल या फिर चिनार वृक्ष। तो यहाँ पे पहला जो शब्द है, मतलब एक तो विशेषण दिया हुआ है, दूसरा वो शब्द दिया हुआ है जिसकी विशेषता बता रहा। तो दरारें कैसी हैं? लंबी, वृक्ष कैसे हैं? पुराने, छाल कैसी है? धूसर। लेकिन चिनार वृक्ष यहाँ पे ये विशेषता नहीं है, ये नाम है। तो आंसर भी यही है, क्योंकि उन्होंने भिन्न पूछा है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 132, चिनार की लकड़ी होती है, कैसी होती है? पीली, लाल, सफ़ेद या काली, यानी येलो, रेड, वाइट और ब्लैक। तो आप देखिए, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है हमारा कि इसकी जो लकड़ी होती है कैसी होती है? सफ़ेद होती है, ये दिया हुआ। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा थर्ड वाला, सफ़ेद होती है। प्रश्न नंबर 133, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। विशेषण पूछा है। विशेषण सीधी सी बात है, कोई भी शब्द जो जिस दूसरे शब्द की विशेषता बताता है वही हमारा विशेषण होता है। तो यहाँ पे क्या विशेषता बता रहा है भाई? फर्नीचर है और उसके साथ में कीमती, तो जो कीमती शब्द है वही हमारा विशेषण है, वो फर्नीचर की विशेषता बता रहा है कि फर्नीचर पुराना है, सस्ता है, किस तरह से। प्रश्न नंबर 134, समूह से भिन्न शब्द है, रबी रबी, लंबी लंबी, पतली दुबली या लाला। अब देखिए, पहला शब्द जो है उसमें भी दोनों शब्द सेम दिए हुए हैं,
दूसरे वाले में लंबी लंबी सेम दिए हुए हैं, चौथे वाले में लाल लाल सेम, लेकिन तीसरे वाले में नहीं है। तो हमारा उन्होंने भिन्न पूछा है, तो हमारा सही आंसर जो है वो थर्ड वाला ही हो जाएगा, पतली दुबली। तीनों शब्द तो सेम है, लेकिन भिन्न वाला पूछा तो भिन्न वाला पतली और दुबली। प्रश्न नंबर 135, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है और आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो देखिए आंसर हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ये रहे। इसकी जो लकड़ी होती है वो सरलता से पॉलिश हो जाती है तथा रंग भी किया जाता है, न आसानी से कटती है और न टूटती है। तो ना ही तो आसानी से टूटती है, ना ही आसानी से कटती है, और आराम से पॉलिश हो जाती है। तो 3 ऑप्शन उसने सही दिए हुए हैं। अब देखिए चौथा उसने नहीं पूछा हमसे, तो उसने हमें दिया हुआ था आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो तीनों ही सही है, यानी पहला वाला जो वो गलत है और उसने पूछा भी वही है। तो हमारा पहला आंसर ही सही हो जाएगा, ठीक है, आसानी से कट जाती है। देखिए इन प्रश्नों में उसने आंसर जो है वो दूसरी तरह से पूछा, उसने पूछा नहीं। तो हमें जब 3 चीज़ें पता है कि नीचे वाली 3 चीज़ें सही हैं और पहली वाली जो हमारी वो सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही पेपर के हिसाब से सही है, क्योंकि उसने पेपर में नोट पूछ लिया है। तो पेपर में उसने नोट दिया है नहीं दिया है, वो चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, नहीं तो आपका जो आंसर है वो आपका सही नहीं रहेगा और आपका 8 नंबर चला जाएगा। तो आज हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमें दूसरा अनुच्छेद दे दिया था और फिर थोड़े से प्रश्न रह जाते। तो आज हमने 25 प्रश्न किए हैं और बाकी बचे हुए 15 प्रश्न बाद में पढ़ते हैं। तो अभी आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की जो सेशन है वो टाइम से टाइम आपको मिलते रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस के लिए इसे ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएं। और ये ज़रूर है कि आप यदि इस चैनल से पढ़ते हैं जो जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, तो आपका जो CTET है वो आराम से क्वालिफाइड हो जाएगा। टेंशन मत लेना ज़रा भी, बस अपनी थोड़ी थोड़ी सेल्फ स्टडी कीजिए, बाकी चैनल पे जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए। कहीं से भी पेड कोर्सेज लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी और फ्यूचर एग्ज़ाम्स स्टडी दोनों की हेल्प से आप जो अपना CTET है उसे आराम से जो है क्वालिफाइड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ये जो प्रश्न है आपको UP टेट में, रीट में भी और अदर टेट एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि जो सिलेबस होता है हमारा मिलता जुलता होता है, बस थोड़ा सा लेवल टफ हो जाता है। तो सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।